मैटरनल हेल्थ के मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना सुहेल है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ न्यूनेटल और मैटरनल हेल्थ है। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम बात करें न्यूनेटल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी के बारे में। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या हैं और इनकी वजूहात क्या हैं। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ physical, mental and social well-being in the absence of disease and disability throughout the life cycle of a woman. इसका मतलब बेसिकली ये है कि एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब हम बात करते हैं और सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि औरत की जिस्मानी सेहत हमारी ज़िम्मेदारी है और बाकी कोई चीज़ हमारी ज़िम्मेदारी में नहीं आती। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें ये बताता है कि हमारी ज़िम्मेदारी औरत की जिस्मानी सेहत के अलावा उसकी जहनी सेहत, उसकी सोशल वेलबींग और ना सिर्फ ये कि हमने उसे बीमारी से बचाना है, हमने उसको डिसेबिलिटी से भी बचाना है, यानी माजूरी से भी बचाना है। और ये शुरू हो जाता है जब वो एक बच्चे के तौर पे कंसेप्टस या कंसीव होती है अपनी माँ के पेट में, और वहाँ से लेके पैदाइश, उसका बचपन, उसकी एडोलेसेंस, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा और मौत तक ये सारी जिम्मेदारी जो है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एम्बिट में आती है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर माँ की शरह अमवात प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा है, और मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ये मसाइल क्यों होते हैं और क्या ये मसाइल सारी दुनिया में ही हैं या पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि दुनिया भर में प्रेगनेंसी कैन बी अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। कोई भी औरत जो कि प्रेग्नेंट होती है उसमें से 40% औरतों को दुनिया भर में कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा होता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस जनरली थोड़ी होती हैं, हल्की नौयत की होती हैं और मैनेज हो जाती हैं। लेकिन 15% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये वो औरतें हैं जिनमें अमवात होती हैं। किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम को ये देखना है कि ये 15% औरतें जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इनको बचाने के लिए क्या सदेबाब किया जा सकता है। यहां मैं बात करना चाहूंगी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिफाइन होता है एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 100,000 लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दुनिया भर में कम करने की कोशिश की जा रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का पहले 276 पर 100,000 लाइव बर्थ्स होता था। ये बात है 2006 और 7 की। और पाकिस्तान का रीसेंट मैटरनल मोर्टेलिटी सर्वे आया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में औरतों की शरह अमवात 186 पर 100,000 लाइव बर्थ्स हो गई है। ऑल्दो देखने में ये लगता है कि ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और माँ की शरह अमवात कम हो गई है, लेकिन अगर आप दुनिया भर के स्टैंडर्ड को देखें तो ये शरह अमवात अभी भी बहुत हाई है और इसमें बहुत सारे इक़दाम ऐसे करने की ज़रूरत है जिससे हम औरतों की ज़िंदगी को बचा सकें। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माएँ क्यों मरती हैं और किस वजह से उनकी डेथ होती है। माँ की डेथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि किरदार प्ले करती हैं, लेकिन लैक ऑफ एंटीनेटल केयर 45% में, लैक ऑफ स्किल बर्थ अटेंडेंट 40% में और लैक ऑफ पोस्टमार्टम केयर 70% में रिस्पॉन्सिबल है जिससे मैटरनल डेथ हो सकती है। तो अगर हम अपनी एंटीनेटल केयर को इम्प्रूव करें, जो इस वक्त बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन क्वालिटी एंटीनेटल केयर को इम्प्रूव करें, अगर हमारी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स क्वालिटी ट्रेनिंग हासिल करें और अगर हम पोस्टमार्टम केयर इफेक्टिव कर सकें तो हमारी माँओं की शरह अमवात को कम किया जा सकता है।
सवाल ये पैदा होता है कि माएँ क्यों मरती हैं और उनके मरने की असल में क्या क्या वजूहात हैं। तो माएँ मरने की जो वजूहात हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजूहात जो हैं उनमें हेमरेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये देखा गया है कि 35% ख़वातीन के मरने की वजह में हेमरेज का हाथ है। ये हेमरेज एंटीपार्टम हेमरेज भी हो सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकती है और यूट्राइन रप्चर की वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इन 35% ख़वातीन के अलावा 9% ख़वातीन अनसेफ अबॉर्शन करवाती हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ लाहक होती है। तो अगर आप इन दोनों को शामिल करें तो तकरीबन 44% औरतें ऐसी हैं जो किसी किस्म की हेमरेज की वजह से मौत का शिकार हो सकती हैं। 18% औरतें ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन जिसको प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया कहते हैं उससे मौत का शिकार हो सकती हैं। उसके अलावा 8% औरतें इन्फेक्शन की वजह से जो कि डिलीवरी के बाद हो जाता है उसकी मौत का शिकार हो सकती हैं। इसके अंदर मैंने आपसे वो छोटी वजूहात जैसे कि एम्बोलिज्म है और अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेज़ हैं उनकी बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये बात याद रखें कि माँ के मरने की वजूहात में हेमरेज, अबॉर्शन, हाइपरटेंशन और पर्परल सेप्सिस जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं और इन सब के अंदर सबसे मेजर रोल हेमरेज प्ले करती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक वो औरतें जिनको हेमरेज होती है, ख़ास तौर पे वो जिनको पोस्टपार्टम हेमरेज होती हैं, उनके सिम्टम शुरू होने से लेके उनकी मौत वाक़ई होने तक का जो टाइम है इट कैन बी एज लिटिल एज 1 आवर। 1 आवर का मतलब है 1 घंटा। 1 घंटा आपको मालूम है कि कितना थोड़ा टाइम है। इसका मतलब ये है कि औरत को अगर किसी वक्त पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाए तो उसको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद मिलनी चाहिए, प्रॉपर जगह पर रेफ़र होना चाहिए ताकि हम उस औरत को मरने से बचा सकें। इसके बाद जो दूसरी तशवीशनाक सूरत हाल है वो है एंटीपार्टम हेमरेज यानी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग का होना। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के होने में ऑनसेट ऑफ सिम्टम टू डेथ इंटरवल कैन बी एज शॉर्ट एज 12 आवर्स यानी 12 घंटे। और अगर आप देखें कि एक औरत जो कि गाँव में बैठी हुई है और वहाँ वो ब्लीड करना शुरू कर देती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो हमें फ़ैसला करने में कितने घंटे लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितने घंटे लगते हैं और जब वो अस्पताल पहुंचती है तो उसे तिब्बी इमदाद मिलने में कितने घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे का टाइम बड़ा छोटा टाइम है। इसलिए हेमरेज के पेशेंट को इमीडिएटली रेफ़र करना चाहिए फर्स्ट एड देने के बाद, जिसके बारे में हम फर्दर बात भी करेंगे। अब मैं बात करूंगी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है नियोनेट का मतलब है बच्चे की पैदाइश के बाद के पहले 28 दिन। हमारे मुल्क में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है और ये नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 1970 में 74.47 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स था। इस वक्त ये कम होकर 41 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स 2019 के आदाद के मुताबिक हो चुका है। लेकिन ये जो फिगर है 2019 के आदाद के मुताबिक जो कि 41.2 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स है, ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2030 में दुनिया भर ने ये फैसला किया है कि UN एजेंडा के मुताबिक ये डेथ रेट जो है ये 12 पर 1000 लाइव बर्थ्स होना चाहिए। हमें ये फासला 41 से 12 तक का करना है और हमारे पास तकरीबन 10 साल जो हैं वो रह गए हैं। इसलिए हमें गौर करना चाहिए कि क्या वो वजूहात हैं जिनकी वजह से नियोनेटल मोर्टेलिटी होती है और उन वजूहात का सदेबाप करना चाहिए। नियोनेटल मोर्टेलिटी के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं और मैं काफ़ी साल से इस बात में बिलीव करने लग गई हूँ कि मिडवाइफ या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि डिलीवरी प्रोवाइड करता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नियोनेटल मोर्टेलिटी के रिडक्शन में। और जब आप वजूहात देखेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी की तो आप भी मेरे साथ एग्री करेंगे। बर्थ एस्फिक्सिया या बर्थ ट्रॉमा 22% नियोनेटल मोर्टेलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रीमेच्योरिटी 36% नियोनेटल मोर्टेलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेप्सिस और इन्फेक्शन 15.4% न्यूनेटल मोर्टेलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे पता ये चला कि सबसे कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी प्रीमेच्योरिटी है। आपको मालूम है कि प्रीमेच्योरिटी के लिए कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है जिससे हम प्रीमेच्योरिटी को श्योरिटी के साथ रोक सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा टाइम से पहले पैदा होगा उस बच्चे को डिलीवरी के बाद प्रॉपर केयर मिलने की ज़रूरत है और वो प्रॉपर केयर हमने डिस्कस किया था, वो प्रॉपर केयर कहलाती है कैंगरू मदर केयर।
केयर। सो कैंगरू मदर केयर एक ऐसी इंटरवेंशन है जो कि प्री मैच्योर बर्थ्स को बचा सकती है और उन बच्चों की जिंदगी को लंबा कर सकती है। दूसरी चीज है बर्थ एस्फिक्सिया। बर्थ एस्फिक्सिया को बचाने के लिए बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत है ड्यूरिंग लेबर, और उसमें पार्टोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा बच्चों की मौत की वजूहात में सेप्सिस है। सेप्सिस लेबर रूम का सेप्सिस भी हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, उसकी वजह से इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया, वो भी हो सकता है, और सेप्सिस नर्सरी में भी कैच किया जा सकता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। तो अगर हम इन 3 वजहों को जो है प्रॉपर इनका सदेबाब करें, इनके प्रॉपर मैनेजमेंट डालें, तो बच्चों की नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है वो कम हो सकती है। अब हम बात करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, इन्फेंट बच्चे की पैदाइश से लेके पहले साल की उम्र तक का जो बच्चा है उसको कहते हैं। इसलिए जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो उसमें नियोनेटल मोर्टेलिटी भी शामिल हो जाती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 बर्थ्स। नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 बर्थ्स पाकिस्तान में 2006 से 7 में 78 की फिगर के ऊपर था। 2017 से 19 में ये फिगर कम होके 55.6 पे आ गई है, लेकिन अभी भी द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसको इम्प्रूव करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि कौन से वो कॉमन कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से इन्फेंट मर जाते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा था, मैं आपको पहले उनके मेन कॉजेज़ यानी मोटे मोटे कॉजेज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी के 4 मेन कॉजेज़ हैं। एक कॉज का ताल्लुक है रेस्पिरेशन से, यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि 11% बच्चों के अंदर हो सकता है। टेटनस जो कि 11% बच्चों के अंदर हो सकता है। डायरिया जो कि 21% बच्चों में हो सकता है, और उसके अलावा मेल न्यूट्रिशन जो कि 24% बच्चों में हो सकती है। मेल न्यूट्रिशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। हम ये समझते हैं कि ज़्यादातर बच्चे मेल न्यूट्रिशन की वजह से मौत का शिकार होते हैं, और मेल न्यूट्रिशन की वजह जो है वो गुर्बत है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि इसमें गुर्बत के अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यानी माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि किस किस्म की खुराक एक बच्चे को देनी चाहिए, कैसी खुराक एक प्रेग्नेंट औरत को यानी एक हामला औरत को प्रेगनेंसी के दौरान लेना चाहिए। देखा गया है कि जिनके पास थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं वो उससे बर्गर या कोल्ड ड्रिंक पीने में ज़ाया कर देते हैं, बजाय इसके कि हामला औरत को कोई ऐसी ग़िज़ा दी जाए जो कि उसके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। डायरिया अगेन इंसिडेंस बहुत हाई है, 21% बच्चे डायरिया से मरते हैं। और अगर माएँ इस बात का ख्याल रखें कि वो अपने हाथ प्रॉपरली धोएं और बच्चों को शुरू का पहला साल जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, तो डेथ फ्रॉम डायरिया का इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस को हम जितना हाईलाइट करें उतना ही कम है।